यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, धर्म या समुदाय से इसका कोई संबंध मात्र संयोग हो सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इसे वास्तविकता न समझें। अगर किसी को इससे ठेस पहुंची हो, तो हमें खेद है। यह जानबूझकर नहीं किया गया है। जब तक मैं दिल्ली में रहूंगा, पलक को सेफ रखने की जिम्मेदारी तुम सबकी होगी। अभय ने सबकी तरफ देखते हुए कहा। उसने जल्दी से ब्लू स्टार गन को अपने पास रख लिया और घर से चला गया। अभय बाहर खड़ा होकर टैक्सी का इंतजार कर रहा था। ठीक उसी वक्त जोरा भागते हुए अभय के पास आई और बोली, अभय, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। अभय अपना सिर हिलाते हुए जोरा से बोला, मैं अकेला जाऊंगा, तुम्हें अभी आराम की जरूरत है, खुद को मजबूत करो पहले। जोरा ने अभय की इस बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। अभय को टैक्सी मिल गई थी। वो जल्दी से टैक्सी में बैठकर हेलीकॉप्टर की ओर निकल पड़ा। 2 घंटे बाद अभय दिल्ली पहुंच चुका था। अभय जब भी दिल्ली आता था, उसके दिमाग में बीते हुए 3 साल घूमने लगते थे। दिल्ली में उसने बहुत सारी चीजें खोई थी। दिल्ली शहर के साथ अभय की अच्छी यादें नहीं थी। आज अभय के दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा था। वो सिर्फ सानिया के बारे में ही सोच रहा था। अभय ने जल्दी से टैक्सी ली और विशाल राठौर से मिलने के लिए उसकी कंपनी की तरफ निकल गया। कुछ देर के बाद अभय को विशाल राठौर का फोन आया। कहाँ पहुँचे अभय तुम? विशाल राठौर ने जल्दी से कहा। सिर्फ आधा घंटा लगेगा मुझे। किसी का फोन आया क्या आपको? अभय ने सीरियस होकर जवाब दिया। विशाल राठौर ने चिढ़ते हुए कहा, उन कमीनों ने मुझे अभी फोन किया था। वो मुझसे पावर स्टोन चाहते हैं। पावर स्टोन? ये क्या है? अभय ने चौंकते हुए पूछा। ये सुनकर विशाल राठौर ने जवाब दिया, मेरे परिवार की निशानी पावर स्टोन है। इसे हमारे पूर्वजों ने बहुत ज्यादा मुश्किल से एक सन्यासी से हासिल किया था। ये हमारे लिए बहुत लकी है क्योंकि इस स्टोन को पाने के बाद हमारा परिवार तरक्की की राह पर चलने लगा था। ये सुनकर अभय चौंक गया था। उसने विशाल राठौर से हैरानी के साथ सवाल किया, पावर स्टोन के बारे में आपके परिवार में किस किस को पता है या आपके दोस्तों में किस किस को पता है? ये सुनकर विशाल राठौर ने चिढ़ते हुए जवाब दिया, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इसके बारे में पता है। किडनैपर्स ने आपको कॉल पर और क्या क्या बोला? अभय फोन काटने से पहले उन्होंने मुझे बोला कि मुझे उनके फ़ोन का अब इंतजार करना पड़ेगा और हाँ, उन्होंने मुझे ये भी बोला कि नाइट फाइटर को मत बुलाना, तुमसे दूर रहने के लिए कहा है। विशाल राठौर ने सीरियस होकर कहा। अभय ने गुस्से में जवाब दिया, ठीक है, अब जो भी होगा सब चुपके से होगा, मैं आपसे कुछ देर में मिलता हूँ। ये बोलकर अभय ने फ़ोन काट दिया। आधे घंटे बाद अभय कंपनी पहुँच चुका था। वो भागते हुए अंदर गया। उधर के स्टाफ ने जब अभय को देखा तो वो चौंक गए क्योंकि अभय बहुत वक्त के बाद कंपनी के अंदर आया था। एक आदमी दूसरे आदमी से फुसफुसाते हुए बोला, अरे ये तो अभय है, पहले ये यहाँ काम करता था, आज यहाँ अचानक से ये क्या कर रहा है? कंपनी के अंदर मौजूद सभी लोग अभय को देखकर हैरान थे। वो सब एक दूसरे से सिर्फ अभय के बारे में ही बात कर रहे थे। अभय जल्दी से लिफ्ट की तरफ पहुंचा और लिफ्ट लेकर टॉप फ्लोर की तरफ निकल गया। इन सब से अनजान विशाल राठौर की कंपनी के टॉप फ्लोर पर रिया अपने ऑफिस के कलीग के साथ बैठी हुई थी। रिया को विशाल राठौर की कंपनी ज्वाइन किए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, लेकिन उसने बड़े ही कम वक्त में बहुत सारे दोस्त बना लिए थे। अभय के जाने के बाद रिया को अपनी गलती का एहसास हुआ था और उसे बहुत पछतावा भी था, लेकिन वक्त के साथ उसने खुद को संभाल लिया था। अब वो फिर से एक नई जिंदगी जी रही थी और इस बार फिर से उसका एक ही मकसद था, अमीर लड़कों को अपना बॉयफ्रेंड बनाना। रिया के साथ बैठे एक लड़के ने रिया से मुस्कुराते हुए पूछा, रिया क्या तुम आज मेरे साथ डिनर डेट पर चलोगी? ये सुनकर रिया ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, नहीं, आज मैं बिल्कुल फ्री नहीं हूँ, आई कांट गो विद यू। ठीक उसी वक्त रिया अपनी कुर्सी से उठ गई और लड़के की तरफ देखकर मुस्कुरा कर बोली, चलो कॉफ़ी पीने चलते हैं। हाँ, चलो चलते हैं।
लड़के ने एक्साइटेड होकर जवाब दिया। रिया लिफ्ट की तरफ जाने लगी। उसके पीछे उसके ऑफिस का दोस्त चल रहा था। दोनों जैसे ही लिफ्ट के करीब पहुंचे, कुछ सेकंड्स के अंदर लिफ्ट खुल गई। लिफ्ट के अंदर अभय को देखकर रिया को बहुत बड़ा झटका लगा। अभय ने जब रिया को देखा तो उसके दिल में थोड़ी सी हलचल हुई। उसे अचानक से गुस्सा आने लगा था। वो जल्दी से लिफ्ट के बाहर निकला और बिना कुछ बोले विशाल राठौर की ऑफिस की तरफ निकल गया। रिया लिफ्ट के अंदर जा चुकी थी। वो सिर्फ अभय को देख रही थी। उसकी हिम्मत नहीं थी अभय को कुछ भी बोलने की। अचानक से रिया लिफ्ट के बाहर आ गई। वो दौड़ते हुए अभय के पास गई और अभय को रोकते हुए बोली, अभय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभय ने धीमी आवाज में जवाब दिया, मुझे कुछ काम है विशाल सर से। अभय, क्या तुम मेरे साथ डिनर डेट पर चलोगे? तुम मेरी मॉम से भी मिल लेना, रिया ने एक्साइटेड होकर कहा। रिया की ये बात सुनकर उसके साथ खड़ा कलीग चौंक गया, क्योंकि कुछ वक्त पहले जब उसने रिया से डिनर के लिए पूछा था तो रिया ने मना कर दिया था, लेकिन इस वक्त उसने खुद से अभय को डिनर के लिए पूछा। उसके कलीग को रिया की ये बात बहुत अजीब लगी। वो गुस्से में रिया से दूर चला गया। मुझे तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाना। तुम मुझसे जितना दूर रहोगी उतना ज़्यादा अच्छा है मेरे लिए, अभय ने चिढ़ते हुए जवाब दिया और फिर विशाल राठौर के ऑफिस की तरफ निकल गया। रिया को अभय का जवाब सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो बिना कुछ बोले लिफ्ट की तरफ चली गई। अचानक से उसकी आंखों से आंसू भी निकल आए थे। अभय जैसे ही ऑफिस के अंदर पहुंचा, विशाल राठौर अपनी कुर्सी से उठ गए और जल्दी से अभय को गले लगाते हुए रोने लगे। वो रोते हुए बोले, अभय, मेरी बेटी की जान बचा लो, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। ये सुनकर अभय ने विशाल राठौर को शांत कराते हुए कहा, यू डोंट वरी, आई एम बैक, अब मैं सब सही कर दूंगा। ये बोलने के वक्त अभय के चेहरे पर कॉन्फिडेंस साफ साफ देखा जा सकता था। मैं पावर स्टोन लेकर आया हूँ, क्या तुम उसे देखना चाहोगे? विशाल राठौर ने धीमी आवाज में कहा। ये सुनकर अभय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे क्यों नहीं, जिसके लिए इतना लोचा हो रहा है उसे तो देखना बनता है। अभय की बात सुनकर विशाल राठौर जल्दी से ऑफिस के लॉकर के पास गए और लॉकर के अंदर से पावर स्टोन निकालकर अभय को दे दिया। अभय ने जब पावर स्टोन को अपने हाथों में लिया तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो किसी जंग में खड़ा हो। उसका शरीर गर्म होने लगा था, यहाँ तक कि उसे बहुत सारे आदमियों के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी थी। इतनी अचानक से अभय को ये सब महसूस हुआ कि उसके हाथों से पावर स्टोन गिर गया। ये देखकर विशाल राठौर ने अभय की तरफ देखा और घबराते हुए बोला, अभय, तुम ठीक हो क्या? इस पावर स्टोन में बहुत अद्भुत शक्ति है। इसको जब मैंने पहली बार हाथ लगाया था तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था जो तुम्हारे साथ अभी हुआ है। ये बोलकर विशाल राठौर ने जमीन पर पड़े पावर स्टोन को उठाया और टेबल पर रख दिया। अभय ने खुद को संभालते हुए विशाल राठौर से धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम इसे किडनैपर्स को देने के लिए तैयार हो? मैं अपनी बेटी के लिए अपनी कंपनी को भी बेच सकता हूँ, विशाल राठौर ने दुखी मन से जवाब दिया। ये सुनकर अभय ने सीरियस होकर कहा, आपको दोबारा कॉल आया किडनैपर्स का? नहीं, अभी तक नहीं आया, विशाल राठौर ने अपनी बात बोली और फिर पास में रखे सोफे पर जाकर बैठ गए। कुछ वक्त के लिए ऑफिस के अंदर बिल्कुल शांति छाई हुई थी। अचानक से फोन की घंटी बजी। विशाल राठौर ने जल्दी से फोन उठाया। हेलो, मेरी बेटी कैसी है? तुम्हें पावर स्टोन मिल गया? हाँ, पावर स्टोन मेरे पास ही है। आपको कहाँ देना है मुझे बता दो, मेरा एक आदमी आकर आपको पावर स्टोन दे देगा, विशाल राठौर ने जल्दी से कहा। तुम अपनी बेटी को बहुत प्यार करते हो, तुम उसके लिए कुछ भी कर सकते हो। कहीं तुमने नाइट फाइटर को तो नहीं बुलाया है उसे बचाने के लिए? ये सुनकर विशाल राठौर चौंक गया। वो चौंकते हुए बोला, नहीं नहीं, मैंने किसी को भी नहीं बुलाया है। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम कोई चालाकी न करो। याद रखना, अगर मुझे गलती से भी पता चल गया कि तुमने नाइट फाइटर को बुलाया है सानिया को बचाने के लिए, तो मैं तुम्हारी बेटी को खत्म कर दूंगा। ये सुनकर विशाल राठौर डर गया था। वो रोते हुए बोला, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने किसी को भी नहीं बुलाया।
ये बोलने के बाद विशाल राठौर शांत हो गया। वो सामने से जवाब का इंतजार कर रहा था, लेकिन कुछ देर तक किसी ने कुछ भी नहीं बोला। अचानक से विशाल राठौर और अभय को ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने फोन पर बात कर रहे आदमी से फोन छीन लिया हो। ठीक उसी वक्त बदली हुई आवाज में एक आदमी बोला, दिल्ली शहर के बाहर बने जंगल में आ जाना, दोपहर 4 बजे, हम तुम्हारे आदमी का इंतजार करेंगे। ये बोलकर उस आदमी ने फोन काट दिया। अभय सारी बातें सुन रहा था। फोन कटते ही अभय बोला, जिस तरीके से ये लोग फोन पर बात कर रहे थे, ये लोग प्रोफेशनल किलर्स लग रहे हैं मुझे। अभय सोफे से उठ गया। उसने जल्दी से अपने बैग से ब्लू स्टार गन निकाली और अपने पास रखते हुए बोला, अब थोड़ा धमाका करते हैं उनकी जिंदगी में, आप टेंशन फ्री हो जाए विशाल सर, आपकी बेटी को मैं वापस लेकर आऊंगा, अभय कॉन्फिडेंटली बोला। ये सुनकर विशाल राठौर ने अभय को गले लगा लिया और रोते हुए बोले, अभय, सानिया मेरी जान है, मैं उसके बिना अपनी जिंदगी नहीं सोच सकता, अब उसकी जान सिर्फ तुम्हारे हाथों में है, उसे बचा लो अभय, उसे बचा लो। ये सुनकर अभय ने सीरियस होकर कहा, मुझे नहीं पता किसने सानिया को किडनैप किया है, वो कौन लोग हैं, वो कितने लोग हैं, मुझे बस ये पता है कि मैं सबको खत्म कर दूंगा। विशाल राठौर ने अपने आंसू पोंछे और कहा, मुझे भरोसा है तुम पर, तुम्हारी काबिलियत पर। मुझे अपनी कार की कीज दे दो, अभय ने कहा। विशाल राठौर ने अपना सिर हिलाया और अभय को अपनी फेवरेट जीटी मस्टैंग की चाबी दे दी। अभय ने जब चाबी की ओर देखा तो वो मुस्कुराते हुए बोला, चलो अब रफ्तार से बातें करते हैं। ये बोलकर अभय जल्दी से ऑफिस के बाहर चला गया। अभय तेज रफ्तार में जीटी मस्टैंग को दिल्ली के सड़कों पर चला रहा था। वो जिधर से भी गुजर रहा था, सबकी नजरें उस पर ही टिकी थी। तकरीबन 1 घंटे के बाद अभय जब जंगल के नजदीक पहुंचा तो वो अपनी गाड़ी से उतरकर जंगल के अंदर चला गया। उसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। जिस वक्त अभय जंगल के अंदर चल रहा था, उस वक्त उसे बहुत सारी सीटियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। जिस वक्त अभय चल रहा था, उस वक्त अभय को ऐसा महसूस हो रहा था कि बहुत सारे लोग पेड़ के पीछे छुपकर उसे देख रहे थे। देखते देखते अभय एक जंगल के ऐसे हिस्से में पहुंच गया जहां पर 2 घर बने हुए थे। उन दोनों घरों को देखकर अभय जल्दी से छुप गया और खुद से बोला, अब इन दोनों में से कौन से घर में सानिया होगी, ये पता करना जरूरी है। उसी समय घर के अंदर सानिया कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसके पूरे शरीर को कुर्सी से बांधा गया था। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। सानिया के सामने हर्षित लाला आकर खड़ा हो गया। वो सानिया को देखकर जोर जोर से हंसने लगा और फिर चिल्लाते हुए बोला, तेरे बाप ने जिस आदमी को भेजा है वो जल्द ही मेरे पास आने वाला है। हर्षित लाला को देखकर सानिया डर रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। हर्षित लाला ने जब सानिया की हालत को देखा तो वो शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, अरे तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करूंगा। मुझे तो सिर्फ पावर स्टोन चाहिए, मुझे अगर वो मिल जाएगा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ठीक उसी वक्त हर्षित लाला को एक फोन आ गया। उसने जल्दी से फोन उठाया और बात करते करते घर से बाहर निकल गया। अभय, जो कि दोनों घर से थोड़ी दूर कहीं छुपा हुआ था, उसने जब हर्षित लाला को देखा तो वो चौंक गया। वो चौंकते हुए खुद से बोला, ये तो हर्षित लाला है। लोटस गैंग कभी जिंदगी में नहीं सुधर सकता, आखिर इसने अपनी औकात दिखा ही दी। अभय ने जैसे ही ये बोला, उसे पीछे से एक आदमी की आवाज सुनाई दी, तू यहाँ छुपकर क्या देख रहा है? अभय ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसे हाथ में बंदूक लिए 2 ताकतवर आदमी खड़े मिले। अभय ने जल्दी से अपनी ब्लू स्टार गन निकाली और फिर मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें खत्म करने के लिए यहाँ आया हूँ मैं। ये बोलते ही अभय ने अपनी बंदूक से दोनों आदमियों को मार गिराया। अभय की रफ्तार इतनी तेज थी कि दोनों आदमियों को मौका ही नहीं मिला था वार करने का। बंदूक की आवाज सुनकर चारों तरफ हंगामा छा गया था। लोटस गैंग के सारे आदमी सतर्क हो गए थे। सबने अपनी अपनी बंदूकें हाथों में थाम ली थी। ठीक उसी वक्त हर्षित लाला ने गुस्से में अपना फोन फेंक दिया और जल्दी से सानिया के पास गया।
हर्षित लाला ने सानिया को जोरदार मुक्का मारा जिसके कारण सानिया अपनी कुर्सी के साथ जमीन पर गिर गई। हर्षित ने फिर अपनी बंदूक निकाली और गुस्से में सानिया को बोला, तेरे बाप ने चालाकी दिखा ही दी, उसने जरूर किसी प्रोफेशनल को भेजा है तुम्हें बचाने के लिए, मैं सबसे पहले उसे खत्म करूंगा, उसके बाद तुम्हें। ये बोलकर हर्षित लाला गुस्से में घर के बाहर चला गए। इस वक्त घर के बाहर 200 से ज्यादा आदमी खड़े थे। अभय भी भागते हुए उनके सामने आकर खड़ा हो गया। अभय को देखकर हर्षित लाला ने अपने एक आदमी को गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, दोनों जंगली हाथियों को छोड़ दो। ये सुनकर उधर मौजूद सभी आदमी डर गए। उनमें से एक आदमी भागते हुए दूसरे घर की तरफ गया और उसने घर का दरवाजा खोल दिया। कुछ देर के बाद घर के अंदर से 2 खूंखार जंगली हाथी बाहर निकले। उनको देखकर हर्षित लाला हंसते हुए अभय को बोला, सानिया को बचाने के लिए तुम्हारे सामने 200 से ज्यादा आदमी है, पर हम तक पहुंचने के लिए पहले हाथियों को मारना होगा तुम्हें। एक ही तो जान है तेरी अभय, या तो मेरे आदमी लेंगे या मेरे हाथी, बता किसके हाथों मरना चाहेगा। हर्षित लाला ने तेजी से हंसते हुए कहा। हर्षित लाला के आदमी जो दोनों हाथियों को अभय की तरफ बढ़ता हुआ देख रहे थे, वो एक दूसरे से कान में फुसफुसाकर हंसते हुए बोले, कभी तुमने भागते हुए कुत्ते को देखा है, आज अभय वैसे ही भागेगा, देख लेना तुम। ये बोलकर वो आदमी हंसने लगा। उसके साथ खड़ा आदमी भी अभय को देखकर हंस रहा था। अचानक से एक आदमी की आवाज चारों तरफ गूंज उठी, सुनो अभय, इस मौत के खेल में तुम्हारा यहाँ कोई दोस्त नहीं है, केवल दुश्मन है, उन्हें खत्म करो, सानिया को ले जाओ। भीड़ के बीच में एक आदमी जिसका नाम रिंगा था, वो अभय के सामने आकर खड़ा हो गया। रिंगा लोट्स गैंग का सबसे भरोसेमंद किलर था। अंडरग्राउंड किलर रैंकिंग में रिंगा की पोजीशन दूसरे नंबर पर थी। उसने अपनी जिंदगी में बहुत सारे नाइट फाइटर्स को मारा था। रिंगा हमेशा हर्षित लाला के साथ रहता था। रिंगा को देखकर अभय चौंक गया। इससे पहले वो कुछ भी बोलता, उसके सामने दोनों हाथी आकर खड़े हो गए थे। उनको देखकर अभय रिंगा के बारे में भूल गया था। अभय मुस्कुराते हुए बोला, अरे मेरे दोनों प्यारे हाथी, प्लीज बन जाओ मेरे साथी, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। अभय की ये हाथी कहाँ सुनने वाले थे, वो जंगली थे। दोनों हाथियों ने एक साथ इतनी जोर की चिंगार लगाई कि उधर मौजूद सभी लोग कुछ कदम पीछे हो गए। ठीक उसी वक्त हर्षित लाला ने दांत पीसते हुए अभय को कहा, मुझे मेरा पावर स्टोन दे दे और यहाँ से चला जा। तुझे क्या लगता है तू यहाँ आएगा, हमें मारकर चला जाएगा? बेवकूफ समझ रखा है क्या? करेक्ट, बेवकूफ ही समझ रखा है मैंने, अभय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर उधर मौजूद सभी लोगों को गुस्सा आ गया। रिंगा जोर से चिल्लाते हुए अभय को बोला, अभय अपने आसपास देखो, तुम जंगल के अंदर फंस चुके हो। ठीक उसी वक्त एक हाथी ने अचानक से अभय के ऊपर अपनी सूंड से हमला कर दिया। हमला इतना खतरनाक था कि अभय जमीन पर गिर गया। ये देखकर उधर मौजूद सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। दूसरे हाथी ने जमीन पर गिरे अभय पर अपने पैरों से हमला कर दिया, लेकिन अभय ने खुद को उसके हमले से बचा लिया। उधर मौजूद एक आदमी मजाकिया अंदाज में बोला, अरे ये तो पहले ही वार में ढेर हो गया, क्या फालतू इसको हीरो बनाया है, साला कोई भी आ जाता है अपनी हीरोगिरी दिखाने। दोनों हाथियों ने अब अभय पर हमला करना शुरू कर दिया था। अभय उन दोनों हाथियों से खुद को बचा रहा था। अचानक से अभय की नज़र जमीन पर रखे अपने बैग पर पड़ी। उसको देखकर अभय मन ही मन बोला, इन हाथियों को काबू करने के लिए मुझे बैग से ब्लू स्टार गन निकालनी ही पड़ेगी। अचानक से बादल गरजने लगे थे। नीला आसमान पलक झपकते ही काला हो गया था। बारिश शुरू हो चुकी थी। अभय के सामने दोनों हाथी जोर जोर से चिंगारने लगे। बारिश के कारण वो और ज्यादा गुस्सा हो गए थे। अभय खुद को बचाने के लिए पीछे की तरफ जाने लगा। जैसे जैसे अभय के कदम पीछे हो रहे थे, वैसे वैसे दोनों हाथी आगे बढ़ते जा रहे थे। हाथियों के कदमों से जमीन कांप उठी थी। अचानक से अभय पेड़ों के ऊपर चढ़ गया। दोनों हाथी अपनी ताकत से पेड़ को गिराने की कोशिश करने लगे।
पेड़ पर चढ़े अभय ने ब्लू स्टार गन की तरफ अपनी छलांग लगा दी। उधर मौजूद सभी लोग कुछ वक्त के लिए अभय को आसमान में उड़ता हुआ देख रहे थे। वो किसी जेम्स बॉन्ड की फिल्म के हीरो जैसा लग रहा था। अभय ने जल्दी से ब्लू स्टार गन निकाली और सबकी तरफ देखते हुए चिल्लाकर बोला, रिंगा ध्यान से देख इस जंगल को। इस जंगल में सिर्फ शेर राज करते हैं और इस जंगल का शेर मैं हूँ। मेरे जंगल का सिर्फ एक ही नियम है, या तो जिंदा रहो या तो मर जाओ। अभय ने अब अपनी बंदूक का निशाना दोनों हाथियों को बनाया। दोनों हाथी अचानक से अपनी जगह पर रुक गए। अभय ने फिर सबको चौंकाते हुए हवा में गोली चला दी। गोली की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। अभय हाथियों की तरफ देखकर हाथ जोड़ते हुए बोला, मैं हीरो हूँ, मुझे विलन्स को मारने में मजा आता है, एनिमल्स को नहीं। अभय अपनी जगह पर खड़ा हुआ था। ना जाने दोनों हाथियों को क्या हुआ। कुछ देर अभय को ध्यान से देखने के बाद वो 2 कदम पीछे हटे, फिर वहां से चले गए। ये सब देखकर उधर मौजूद सभी लोग चौंक गए थे। ठीक उसी वक्त हर्षित लाला चिल्लाता हुआ बोला, अभय, दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं, एक वो जो वायलेंस करते हैं, दूसरे वो जो वायलेंस नहीं करते। तुम कौन सी कैटेगरी में आते हो, पहले या दूसरे? इस जंगल में पीस इज इम्पॉर्टेंट, मैं दूसरी कैटेगरी में आता हूँ। अभय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और फिर अपनी बंदूक को बैग के अंदर रख दिया। ये देखकर सब हैरान हो गए, लेकिन रिंगा और हर्षित लाला के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। यहीं दूसरी तरफ अभय अगर चाहता तो सबको मारना शुरू कर सकता था, लेकिन उसके दिमाग में सानिया भी थी। वो अपने गुस्से के आगे सानिया की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। रिंगा ने मुस्कुराते हुए अभय को कहा, तुम्हें लोग जीतना समझदार बोलते थे, तुम उससे ज्यादा समझदार हो। पावर स्टोन कहाँ है अभय? हर्षित लाला ने गुस्से में चिल्लाकर पूछा। गाड़ी के अंदर है, मैं अभी लेकर आता हूँ। ये बोलकर अभय गाड़ी की तरफ भागता हुआ गया और पावर स्टोन निकालकर सीधा रिंगा और हर्षित को पावर स्टोन देते हुए बोला, तुमने जो मांगा तुम्हें मिल गया। अब मुझे किसी ने भी सानिया के पास जाने से रोका, याद रखना सबको खत्म कर दूंगा मैं। उस वक्त अभय की आंखें रिंगा पर थी। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। रिंगा को अभय के बारे में बहुत अच्छे से मालूम था। उसने अपने आदमियों को इशारा करते हुए सबको पीछे जाने को कहा। अभय अपने दुश्मनों से बिना डरे सानिया के पास पहुंच गया। उस वक्त सानिया बेहोश थी। अभय ने जल्दी से पास में रखे पानी की बोतल खोली और सानिया पर पानी के छींटे मारने लगा। कुछ पल के बाद जब सानिया की आंखें खुली तो अभय ने राहत की सांस ली। आंख खुलते ही जब सानिया ने अभय को देखा तो वो चौंक गई। वो चौंकते हुए अभय को बोली, अभय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? अभय, चले जाओ यहाँ से तुम। अभय इस वक्त सिर्फ सानिया को देख रहा था। सानिया ने जैसे ही अपनी बात खत्म की, अभय ने सानिया के सर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुरा कर कहा, काम डाउन सानिया, यू आर सेफ, वी आर सेफ। अभय और सानिया की बातें रिंगा और हर्षित लाला सुन रहे थे। रिंगा ने हर्षित लाला के कान में फुसफुसाते हुए कहा, वाह क्या सीन है, इनके ऊपर तो रोमांटिक पिक्चर बननी चाहिए। पिक्चर का नाम क्या रखेगा? हर्षित लाला ने जल्दी से पूछा। पिक्चर का नाम जंगल में दंगल कैसा रहेगा? ये सुनकर हर्षित लाला के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अचानक से दोनों पागलों की तरह हंसने लगे। अभय और सानिया ने जब हर्षित लाला और रिंगा को हंसते देखा तो उन्हें वो दोनों सकस में हंसते हुए जोकर लग रहे थे। सानिया ने माथा सिकोड़ते हुए अभय से पूछा, ये मुझे ही पागल दिख रहे हैं या ये सच में है? ये सुनकर अभय के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने सानिया को कोई भी जवाब नहीं दिया। अभय अपनी जगह से उठा। उसने सानिया को अपने कंधे पर उठाया और घर से बाहर जाने लगा। अभय और सानिया को बाहर जाता देख रिंगा ने गुस्से में हर्षित लाला से बोला, क्या हम इन दोनों को ऐसे ही छोड़ देंगे? हम इतने शरीफ कब से हो गए? ये सुनकर हर्षित लाला ने चिल्लाते हुए अभय को बुलाया, अभय अपनी जगह पर रुक जाओ, तुम्हें सानिया मिल गई, हमें पावर स्टोन, दोनों का हिसाब बराबर हो गया है। अब मेरे आदमी तुम्हारे साथ क्या करेंगे हम नहीं जानते, बात हमारी हुई थी, हमारे आदमियों की नहीं।
ये सुनकर अचानक से अभय की हंसी रुक गई। वो चिल्लाते हुए सबको बोला, मैंने कहा था ना, मुझे मत रोकना। अब सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है। और रही बात तुम्हारे पावर स्टोन की, तो लेट मी टेल यू द ट्रूथ, वो पावर स्टोन नकली है। ये बोलते ही अभय ने अपने सामने खड़े आदमी को इतना जोरदार मुक्का मारा कि सब चौंक गए। किसी को कुछ पल के लिए समझ में ही नहीं आया कि उधर हुआ क्या था। अभय ने सानिया को अपनी बाहों में प्रोटेक्ट कर लिया और जंगल से बाहर भागने लगा। रिंगा ने पावर स्टोन को जमीन पर फेंकते हुए अपने आदमियों से चिल्ला कर बोला, मुझे आज अभय की हड्डियां चाहिए, मेरी आंखें मौत देखना चाहती है अभय का। ये सुनकर लोटस गैंग के 200 आदमी जंगल की तरफ भाग निकले। अभय अपनी और सानिया की जान बचाते हुए जंगल के रास्ते में भाग रहा था। अचानक से अभय को एक जोरदार मुक्का सामने से किसी ने मारा। अभय और सानिया जमीन पर गिर गए। पलक झपकते ही लोटस गैंग के आदमियों ने सानिया और अभय को चारों तरफ से घेर लिया था। अभय ने सबसे पहले सानिया को ध्यान से उठाया और फिर उसके बाद अपने जेब से हैंकी निकालकर सानिया की आंखों में बांध दिया। अभय, ये सब क्या है? What are you doing? सानिया ने अभय से पूछा। अभय धीमी आवाज में मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें एक्शन मूवी पसंद नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हारी आंखों में पट्टी लगा दी है। आगे का कंटेंट एक्शन पैक्ड है सानिया। अभय ने जल्दी से अपनी ब्लू स्टार गन निकाली और सबको मारना शुरू कर दिया। लोटस गैंग के आदमियों ने भी अपनी गोलियां चलाई, लेकिन अभय ने हर वार का करारा जवाब दिया। अभय की आंखों में गुस्सा साफ साफ देखा जा सकता था। अभय के सामने जो भी आता था मारा जाता था। एक शेर को 200 लोमड़ियों ने घेर रखा था, लेकिन शेर नहीं हारा, उसने सबको मार गिराया। अभय अकेला ही काफी था। सबको मारने के बाद अभय सानिया को लेकर अपनी गाड़ी के पास पहुंच गया। अचानक से सानिया एक्साइटेड होकर बोली, वाओ, पापा ने अपनी जीटी मस्टैंग भेजी है। वाओ, यू आर सो लकी अभय, तुम्हें पापा ने ये गाड़ी चलाने दी। अब अपने दामाद को गाड़ी नहीं चलाने देंगे तो क्या हमें चलाने देंगे? अभय और सानिया को अपने पीछे से रिंगा की आवाज आए। रिंगा गुस्से में पागलों की तरह हंसते हुए बोला, शहर सोता है, लेकिन मैं कभी नहीं सोता। मैं बुरे सपने की तरह हूँ, कभी भी आ जाता हूँ। देखो मैं आ गया। ये बोलकर रिंगा अभय को मारने के लिए भागा। अभय ने भी अपने हाथों का मुक्का बना लिया था। रिंगा जैसे ही नजदीक आया, अभय ने इतनी जोरदार मुक्का रिंगा को मारा कि रिंगा उससे 10 कदम दूरी पर जाकर गिरा। अपने हाथों को देखते हुए अभय ने कहा, ये रहा अभय का स्पेशल किस, इसको पाकर लोग हवा में ही उड़ जाते हैं। अभय के हाथों की ताकत को देखकर सानिया बहुत हैरान थी। वो अभय को देखते हुए बोली, तुम सच में बहुत मिस्टीरियस हो अभय। उसी वक्त हर्षित लाला ने चिल्लाते हुए कहा, अभय को पकड़ो, असली पावर स्टोन जरूर गाड़ी के अंदर होगा। ये सुनकर अभय को हैरानी हुई। ये बात सच थी कि असली पावर स्टोन गाड़ी के अंदर ही था। अभय ने जल्दी से सानिया को कहा, सानिया जल्दी से गाड़ी में बैठो। अभय सीधा ड्राइविंग सीट पर गया। सानिया भी जल्दी से गाड़ी में बैठ गई थी। अभय ने जीटी मस्टैंग स्टार्ट की और तेज रफ्तार से जंगल भरे रास्ते में ले गया। रिंगा, हर्षित लाला और बचे हुए लोटस गैंग के आदमियों ने भी अपनी हार्ले डेविडसन बाइक से अभय का पीछा करना शुरू कर दिया। सानिया ने जब लोटस गैंग के आदमियों को अपना पीछा करते हुए देखा तो वो चौंकते हुए बोली, अभय, दे आर चेसिंग अस, लेट देम चेस। ये बोलकर अभय ने गाड़ी की रफ्तार और तेज कर ली। रिंगा गुस्से में बोला, हर शरीफ आदमी के पीछे एक गुनहगार होता है। देख अभय, मैं तेरे पीछे हूँ। रिंगा ने अपनी बंदूक निकाली और अभय की ओर चला दी। रिंगा की गोली गाड़ी के शीशे पर जाकर लगी, शीशा टूट गया। सानिया गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, अभय, ये मेरे पापा की फेवरेट कार है, इस कार को बचा लो। माई डैड लव्स दिस कार, प्लीज गाड़ी थोड़ा और तेज चलाओ। ये सुनकर अभय को हैरानी हुई। वो हैरानी के साथ सानिया को बोला, सानिया, पीछे दुश्मन गोली चला रहे हैं और तुम्हें गाड़ी की पड़ी है। वाओ, मुझे दुश्मन की जरूरत ही नहीं है, तुम ही काफी हो। ये बोलकर अभय ने गाड़ी और तेज रफ्तार में चलानी शुरू कर दी। अचानक से एक और गोली चली
इस बार गाड़ी की हेडलाइट पर गोली लगी। ये देखकर सानिया गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, इनको तो सबक सीखना ही पड़ेगा। ये बोलकर सानिया ने पीछे की तरफ देखा और बैग के अंदर से ब्लू स्टार गन निकाल ली। सानिया विंडो से बाहर निकली और ब्लू स्टार गन लोट्स गैंग के लोगों पर चलाना शुरू कर दिया। वोहू, मजा आ रहा है अभय इस बंदूक चलाकर। सानिया को देखकर अभय घबराते हुए बोला, सानिया, गाड़ी के अंदर आ जाओ, तुम्हें गोली लग सकती है, अंदर आ जाओ। इस वक्त सानिया अभय की बात नहीं सुन रही थी। अभय ने सानिया का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी के अंदर कर लिया। अभय ने सानिया से ब्लू स्टार गन ले ली और फिर अपने हाथ में उसको रिलोड करते हुए बोला, अब गोली की आवाज जंगल में किसी सिंह की आवाज की तरह गूंजेगी। ये बोलकर अभय ने चलती गाड़ी के दरवाजे खोल दिया। अभय दरवाजे पर बैठकर ब्लू स्टार गन से सबको मारने लगी। इस वक्त सानिया का हाथ स्टीयरिंग व्हील पर था। वो अभय की जगह गाड़ी को संभाल रही थी। ठीक उसी वक्त अभय गाड़ी के छत पर चढ़ गया और लोट्स गैंग के आदमियों का खत्म करने लगा। अचानक से अभय को सानिया की घबराई हुई आवाज सुनाई दी, अभय सामने देखो, बहुत बड़ा खतरा है। अभय ने जब पीछे मुड़कर देखा तो चिल्लाते हुए बोला, अरे नहीं, ये तो ट्रक है। सानिया चिल्लाते हुए बोली, अभय ट्रक नहीं, ट्रक्स बोलो, 2 ट्रक्स है। इस वक्त मैं शिकार पर निकला हूँ, बिना शिकार किए नहीं जाऊंगा। ये बोलकर अभय जल्दी से गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और फिर उसने स्टीयरिंग व्हील को इतने अच्छे से घुमाया कि पलक झपकते ही मस्टैंग रोड पर 180 डिग्री एंगल में घूम गई। अब अभय की आंखों के सामने ट्रक्स नहीं बल्कि लोटस गैंग के आदमी थे। उसी वक्त लोटस गैंग के एक आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, अरे ये क्या, अभय ने तो अपनी गाड़ी हमारी तरफ मोड़ ली, अब हम क्या करें, इसके सिर पर तो खून सवार है। लोटस गैंग के सारे आदमी डर चुके थे, उन्हें अपने जान की परवाह होने लगी थी। यहीं दूसरी तरफ सानिया, जिसे ट्रक्स को देखकर टेंशन हो रही थी, वो अब अभय की ड्राइविंग स्टाइल को देखकर उससे इम्प्रेस हो चुकी थी। वो एक्साइटेड होकर अभय से बोली, अभय तुम तो गूगल की तरह हो, तुम्हारे पास हर खतरे का जवाब है, यू आर ऑसम। ये सुनकर अभय धीमी आवाज में बोला, सीट बेल्ट लगा लो सानिया, अब हम उड़ने वाले हैं। ये बोलकर अभय ने गाड़ी की रफ्तार और तेज कर दी। गाड़ी को अपनी तरफ आता हुआ देख के रिंगा और हर्षित लाला डर गए। उन्होंने बिना ज्यादा सोचे अपनी बाइक्स जंगल के रास्ते की तरफ मोड़ ली। रिंगा और हर्षित लाला जरूर भाग निकले थे, लेकिन लोट्स गैंग के बहुत सारे आदमी अभी भी रोड पर थे। उन्होंने जब अभय को अपनी तरफ आते देखा तो सबने एक साथ अपनी हार्ले डेविडसन रोक दी। अभय ने भी अपनी कार लोटस गैंग के आदमियों के सामने रोक दी। तभी अभय को लोट्स गैंग के एक आदमी की आवाज सुनाई दी, अभय बाहर निकल, हमसे मुकाबला कर, हम तेरा सामना करने के लिए तैयार है। उनकी बात सुनकर अभय जैसे ही गाड़ी से बाहर जाने लगा, सानिया ने अभय का हाथ पकड़ लिया और वो घबराते हुए बोली, अभय, इन्हें पावर स्टोन चाहिए, तुम इन्हें दे दो, वी शुड नॉट फाइट अभय, हमें पावर स्टोन देकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। तुम्हारा सोचना सही है सानिया, लेकिन मेरी दुनिया में सिर्फ सही सोचने से काम नहीं चलता, हमें एक्शन भी लेना पड़ता है। ये बोलकर अभय जल्दी से गाड़ी के बाहर निकला और फिर लोटस गैंग के आदमियों की तरफ अपना हाथ उठाते हुए बोला, तुम सबको पता है, मुझे गिन के मारने में उतना मजा नहीं आता जितना मार के गिनने में आता है। ये बोलकर अभय ने अपनी ब्लू स्टार गन निकाली और सबको मारना शुरू कर दिया। जब उसकी गोलियां खत्म हो गई तब उसने लोटस गैंग के सारे आदमियों को अपने ताकत से जमीन की धूल चटानी शुरू कर दी। गाड़ी में बैठकर सानिया अभय को सबसे लड़ते हुए देख रही थी। वो चौंकते हुए धीमी आवाज में बोली, इन अ वर्ल्ड ऑफ केओस, अभय इज काम बिफोर द स्टॉर्म। सानिया की आंखों में अभय के लिए प्यार और रिस्पेक्ट बढ़ चुकी थी। यहीं दूसरी तरफ अभय इतने सारे लोगों से साथ लड़ रहा था कि उसके सीने और सिर से खून बहने लगा था। उसके शरीर से खून बह रहा था, लेकिन उसके बाद भी अभय नहीं रुका। उसने अपनी पूरी ताकत से सबको मार गिराया। अचानक से बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। खून लगने के कारण उसका कपड़ा खराब हो गया था। उसने अपना कपड़ा उतार दिया।
सानिया ने जब अभय को बारिश में भीगते हुए देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। इस वक्त सानिया को अभय बहुत ज्यादा स्मार्ट लग रहा था। सानिया धीमी आवाज में खुद से बोली, वाओ, अभय के मसल्स, हिज बॉडी, ओ गॉड ही इज सो अट्रैक्टिव। तभी अचानक से सानिया की नज़र अभय के सीने पर पड़ी। वो खून देखकर घबरा गई। सानिया गाड़ी से उतरी और भागते हुए अभय के पास गई। अभय, दैट्स इनफ, चलो मेरे साथ, तुम्हें बहुत ज्यादा चोट लग गई है। सानिया घबराते हुए बोली और फिर अभय को अपने शरीर का सहारा देकर गाड़ी के पास लेकर गई। अभय जैसे ही गाड़ी में बैठा, सानिया बोली, अभय, तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है, लेट मी टेक यू टू द हॉस्पिटल। नहीं नहीं, हॉस्पिटल नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा, आई एम फाइन, अभय ने जल्दी से जवाब दिया। इससे पहले सानिया कुछ बोलती, अभय ने दोबारा बोला, सानिया, प्लीज ट्रस्ट मी, मुझे कुछ नहीं हुआ है। ये सुनकर सानिया थोड़ी सी इमोशनल हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अचानक से सानिया ने अभय को गले लगा लिया और रोते हुए बोली, अभय, जब भी डर ने मेरे घर पर दस्तक दी है, यू वर देयर टू हेल्प अस, तुमने मेरे पापा की जान बचाई, आज तुमने मेरी जान बचाई, अभय, यू आर माई एंजल। ये बोलकर सानिया ने अभय के चीक्स को किस कर लिया। अभय चौंक गया, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। वो शांत था। गाड़ी के अंदर अभय और सानिया दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। गाड़ी के अंदर का माहौल ऑकवर्ड हो चुका था। तभी अचानक से अभय ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पापा, ही इज योर एंजल, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। ये बोलकर अभय ने गाड़ी स्टार्ट की और फिर दोनों विशाल राठौर से मिलने के लिए निकल पड़े। अभय इस वक्त शर्टलेस होकर गाड़ी चला रहा था। अभय और सानिया शांत थे। दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ बोलना चाहते थे लेकिन नहीं बोल पा रहे थे। घर पहुंचने से कुछ देर पहले अभय ने सानिया की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोला, मुझे पता है सानिया कि तुम्हारे दिमाग में हजारों सवाल होंगे, मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ और मुझे इतने सारे लोग कैसे जानते हैं। ये सुनकर सानिया क्यूरियोसिटी के साथ बोली, हाँ, बहुत से सवाल है। कौन हो तुम अभय, क्या करते हो तुम, क्या है तुम्हारी कहानी। सानिया, तुम्हें अच्छे से मालूम है कि मैं जेल गया था, पर क्या तुम्हें ये मालूम है कि मैं जेल से इतनी जल्दी कैसे छूट गया, कभी इसके बारे में सोचा है तुमने। सानिया शांत थी, उसके पास कोई भी जवाब नहीं था। अभय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब मैं जेल में था तब मुझे किसी ने नाइट फाइटर एजेंसी ज्वाइन करने को कहा था, मैंने हाँ बोल दिया, मुझे आज़ादी मिल गई, मैं जेल से आज़ाद हो गया। नाइट फाइटर का नाम सुनकर सानिया चौंक गई। उसने इस एजेंसी के बारे में बहुत ज़्यादा सुना था लेकिन उसने कभी उन लोगों को देखा नहीं था। वो एक्साइटेड होकर चिल्लाते हुए बोली, तुम नाइट फाइटर हो, ओ माई गॉड, यू आर नाइट FIGHTERRRR, वो, हाउ अमेजिंग अभय। कुछ देर के बाद अभय और सानिया घर पहुंच चुके थे। विशाल राठौर ने जब GT मस्टैंग की आवाज़ सुनी तो वो कमरे से भागते हुए घर के दरवाजे पर खड़े हो गए। जैसे ही सानिया गाड़ी से बाहर उतरी, विशाल राठौर भागते हुए गए और सानिया को गले लगाकर रोने लगे। वो रोते हुए बोले, सानिया, तुम हो तो मैं हूँ, तुम्हारी हंसी में मुझे खुशी मिलती है, तुम्हारे आंसुओं में मुझे गम मिलता है, मेरी बेटी, मेरी जिंदगी हो तुम, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ये सुनकर सानिया अपने पापा के आंसू पोंछते हुए बोली, पापा, आपने बचपन से ही मुझे सिखाया है कि लाइफ की प्रॉब्लम्स को हंसकर खत्म कर दो, आप तो खुद रोने लगे। ये सुनकर विशाल राठौर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ठीक उसी वक्त अभय जब गाड़ी से बाहर उतरा तो विशाल राठौर के साथ साथ उधर मौजूद सभी लोग अभय को शर्टलेस देखकर चौंक गए थे। दूर से एक छोटा सा बच्चा अभय को देखकर बोला, अरे बाप रे, भैया की तो ऋतिक रोशन जैसी बॉडी है। विशाल राठौर धीमी आवाज में अभय से बोले, अभय, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, मैं तुम्हारे साइज के कपड़े जल्दी से मंगवा देता हूँ। ये सुनकर अभय बिना कोई जवाब दिए घर के अंदर चला गया। अभय जिस वक्त अपने कपड़े बदल रहा था उसी वक्त विशाल राठौर कमरे के अंदर आ गए। वो अभय के सामने अपना हाथ जोड़ते हुए बोले, अभय, तुम्हारा एहसान मैं मरते दम तक नहीं चुका पाऊंगा,
अभय, क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? ये सुनकर अभय चौंक गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। उसी वक्त अभय ने बात पलटते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, मुझे मसूरी वापस जाना है, मुझे आज ही निकलना होगा। क्या तुम आज मसूरी निकलोगे? नहीं अभय, आज नहीं। आज हमारे साथ वक्त बिताओ, और सानिया की सेफ्टी का क्या, तुम उसे अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? विशाल राठौर बोले। आप सानिया और अपनी सेफ्टी की फिक्र अब मत कीजिए, एक नाइट फाइटर अब हमेशा आपके आसपास रहेगा, अभय ने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया। उसी वक्त अभय को मिहिका का फोन आ गया। अभय, क्या हुआ दिल्ली में? सानिया ठीक है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? मिहिका ने जल्दी से अभय से सवाल किया। अभय ने मुस्कुराते हुए सारे सवालों के जवाब दिए। दिल्ली में सब ठीक है मिहिका, सानिया भी ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ये सुनकर मिहिका सीरियस होकर बोली, तुम वापस कब आ रहे हो? मैं आज ही निकलूंगा दिल्ली से, लेकिन जाने से पहले मुझे एक नाइट फाइटर सानिया और विशाल राठौर सर के करीब चाहिए, अभय ने धीमी आवाज में जवाब दिया। कुछ देर शांत रहने के बाद मिहिका बोली, तुम्हारा काम हो जाएगा अभय। ये बोलकर मिहिका ने फोन काट दिया। यही दूसरी तरफ रिंगा और हर्षित लाला जंगल के अंदर बैठे हुए थे। अचानक से हर्षित लाला के फोन की घंटी बजी। तुम सब किसी काम के नहीं हो, निक्कमे साले, सिर्फ बैठकर खाना जानते हो। ये आवाज शिवम अरोड़ा की थी। हर्षित लाला ने गुस्से में चिल्लाते हुए जवाब दिया, हमें क्या बोल रहा है? फोन पर बोलना और किसी का सामना करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। तेरे में हिम्मत है तो तुम अभय के सामने जाकर लड़ो। हर्षित लाला की तेज आवाज सुनकर शिवम अरोड़ा गुस्से में बोला, मुझे भौंकते हुए कुत्ते अच्छे नहीं लगते, दोबारा मेरे सामने मत भौंकना हर्षित लाला, अगर दोबारा भौंका तो मैं तुझे भौंकते हुए कुत्तों का खाना बना दूंगा, याद रखना। ये सुनकर हर्षित लाला शांत हो गया। फोन काटने से पहले शिवम ने गुस्से में कहा, और हाँ, मैं अब सबके सामने तभी आऊंगा जब मैं अभय को मार लूंगा। शिवम ने फोन काट दिया। अभय अपने कमरे में बैठा हुआ था। उसने बैग के अंदर से ब्लू स्टार गन निकाली और उसको देखकर सोचते हुए बोला, पहले दिल्ली, अब मुंबई, फिर मसूरी, इतने सारे दुश्मन, इतने सारे लिंक्स, कोई किसी ना किसी से कनेक्टेड है। क्या वॉर दोबारा शुरू होने वाली है? ठीक उसी वक्त बादल जोर जोर से गरजने लगे। बारिश तेज हो गई। फोन और इंटरनेट नेटवर्क जाने लगे थे। अभय जब बालकनी के पास गया तो उसने देखा कि बाहर अंधेरा छा चुका था। बारिश बहुत तेज हो रही थी और बादल गरज रहे थे। उसी समय सानिया कमरे के अंदर आ गई और अभय को मुस्कुराते हुए बोली, अभय, तुम बालकनी में क्या कर रहे हो? मौसम बहुत खराब है, तुम अंदर आ जाओ। अभय जल्दी से अंदर आ गया। वो सानिया के पास जाकर बैठ गया। सानिया ने मुस्कुराते हुए अभय से कहा, पापा ने बताया कि तुम जा रहे हो, क्या बात है, तुम्हें हमारे साथ नहीं रहना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत से काम है मुझे, अभय ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। अपनी मंगेतर से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट काम क्या हो सकता है? भूलो मत अभय, आई एम योर फियोंसे, सानिया शरारती मुस्कान के साथ बोली। सानिया की ये बात सुनकर अभय के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोला, मुझे माफ करो मेरी मंगेतर, मैं काम करता हूँ, मुझे काम आ गया। ये सुनकर सानिया हंसने लगी, उसके साथ अभय भी हंसने लगा। तभी अचानक से विशाल राठौर कमरे के अंदर आ गया और मुस्कुराते हुए बोला, अभय, लगता है कि नाइट फाइटर आ गया है। ये सुनकर अभय जल्दी से उठ गया और वो कमरे के बाहर चला गया। टाइगर ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था। अभय ने जैसे ही टाइगर को देखा, वो हैरानी के साथ खुद से बोला, अरे यार, नाइट फाइटर एजेंसी को यही नौटंकी मिला। टाइगर जल्दी से अभय के सामने आया और अपनी सिगरेट जलाते हुए चिढ़कर बोला, तुमसे बाप और बेटी नहीं संभाले गए, अरे यार, अब दोनों को भी मैं संभालूं, क्या फूटी किस्मत है मेरी, धोबी का कुत्ता बन के रह गया हूँ, ये मिशन वो मिशन, अरे कभी आराम दे दो। टाइगर की ये बात सुनकर अभय चौंक गया। वो टाइगर के सर पर हाथ रखते हुए सीरियस होकर बोला, तुम ठीक हो ना टाइगर, क्या हुआ तुम्हें?
कैसी लगी मेरी नौटंकी? टाइगर ने अचानक से हंसते हुए कहा। टाइगर अभय के साथ नाटक कर रहा था। इससे पहले अभय कुछ भी बोलता, सानिया और विशाल राठौर ड्राइंग रूम में आ गए थे। दोनों को देखते ही टाइगर सीधा उनके पास गया और फिर अभय को मुस्कुराते हुए बोला, कैप्टन डोंट वरी, आई विल कीप देम सेफ। ये बोलते ही टाइगर ने अभय को सैल्यूट किया। अभय ने भी सैल्यूट बैक किया। ये सब देखकर सानिया ने भी सैल्यूट कर दिया। इस वक्त सानिया सैल्यूट करते हुए बहुत क्यूट लग रही थी। टाइगर सानिया और विशाल राठौर को लेकर सेफ हाउस चला गया। उनके जाने के बाद अभय ने राहत की सांस ली। खराब मौसम के कारण अभय को मसूरी जाने में देरी हो गई थी। उसने अगली सुबह जाने का सोचा। कुछ देर घर पे अकेले रहने के बाद अभय ने मनोज से मिलने का फैसला किया। अभय मनोज से मिलने के लिए निकल गया। रास्ते में अभय ने मनोज के बेटे के लिए संतरा, अनार और केला लिया। अभय जब मनोज के घर के सामने पहुंचा, उसे बहुत हैरानी हुई क्योंकि उधर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी। आमतौर पर मनोज के घर के बाहर इतनी गाड़ियां होती नहीं थी। अभय चौंकते हुए बोला, इतने सारे लोग मनोज से मिलने के लिए क्यों आए हैं? ये बोलकर अभय जल्दी से घर की तरफ जाने लगा। अभय जब मनोज के घर के नज़दीक पहुंचा तो उसने देखा कि घर का दरवाजा पहले से ही खुला था। घर के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। तभी अचानक से एक लड़की चिल्लाते हुए बोली, मनोज, ये घर जीतना तुम्हारा है, उतना मेरा भी है। मैं तुम्हें ये घर ऐसे नहीं लेने दूंगी। ये सुनकर अभय चौंक गया। उसे यकीन हो गया था कि घर के अंदर बहुत सारे लोग थे। अभय मुस्कुराते हुए बोला, घर के अंदर तो हंगामा हो रहा है, इसे रोकना है या बढ़ाना है, ये तो अंदर जाकर ही पता चलेगा। अभय जाने की जल्दी में नहीं था, इसलिए दरवाजे के बाहर खड़े होकर सब कुछ सुन रहा था। अनिता, राजू के जन्म के बाद तुम इस आदमी के साथ घर छोड़कर चली गई, और अब जब तुम्हें पता चला है कि मेरे पास कुछ पैसे हैं तो तुम इसके साथ आकर मुझसे प्रॉपर्टी का हिस्सा मांग रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? अनीता के साथ खड़े आदमी ने कहा, ए लड़के, अनीता से तमीज से बात करो वरना इतनी पिटाई करूंगा। मनोज ने चिल्लाकर कहा, अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो हाथ उठाकर दिखा। तब अनीता ने ताना मारते हुए कहा, मनोज, तुम अगर अच्छा कमा रहे होते तो मैं भागती ही क्यों? राजू मेरा भी बेटा है और अभी तक हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है। शादी के बाद तुमने जो भी कमाया है, यहाँ तक ये घर भी, सब में मेरा आधा हिस्सा है। बाहर अभय ये सुनकर हैरान था कि अनीता और उसका नया पार्टनर कितने शेमलेस थे, बिल्कुल रिया और रेणुका की तरह। जब उन्हें पता चला था कि अभय के पास पैसे है तो वो भी डाइवोर्स के बाद भी पैसे में शेयर मांगने आ गई थी। वही अनीता तो अपने दूध पीते बच्चे राजू और अवनी को छोड़कर चली गई, वो भी तब जब राजू को ब्रेन ट्यूमर का प्रॉब्लम था और तब उसे मां की सबसे ज्यादा जरूरत थी। मनोज गुस्से में बोला, प्रॉपर्टी में हिस्से की बात तो तुम सपने में भी मत सोचना, मेरे पैसे पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तब अनीता के साथ खड़े लॉयर ने कहा, मिस्टर मनोज, मैं अनीता जी का लॉयर हूँ। लीगली आप और अनीता जी अभी भी हस्बैंड वाइफ है। आप लोगों ने डिवोर्स नहीं लिया है, इसलिए आपकी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, डिपॉजिट्स और बाकी प्रॉपर्टी में अनीता जी का 50% हक है। अगर आप उन्हें हिस्सा नहीं देंगे तो हम आप पर लीगल एक्शन ले सकते हैं। अच्छा ठीक है, तुम्हें लीगल एक्शन लेना है ना ले लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर अनीता के लवर ने मनोज को धमकाया, तुम आसानी से नहीं मानोगे राइट? तुम्हें अपने बेटे की चिंता है या नहीं? तुमने बलबीर कपूर, बल्लू का नाम तो सुना ही होगा ना? वो मेरे जानने वाले हैं, अगर मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बता दिया ना तो जानते हो ना वो तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का क्या हाल कर सकते हैं। ये सुनकर अभय से रहा नहीं गया और वो दरवाजा खोलकर अंदर आ गया था। उसने देखा कि लिविंग रूम में मनोज अवनी को लेकर सोफे पर बैठा था, जो सिसक सिसक कर रो रही थी, और उसके अपोजिट साइड एक आदमी हाथ में अग्रीमेंट लिए बैठा था। उसके जस्ट बगल में अनीता और एक और नौजवान बैठा था जिसके पूरे हाथ में टैटू बना हुआ था। हैवी मेकअप के बाद भी अभय अनीता को पहचान गया था। इसके अलावा कमरे में कुछ गुंडे भी थे जो सोफे के पीछे खड़े थे।
अभय को देखते ही मनोज को थोड़ी हिम्मत मिली, लेकिन टैटू वाले आदमी ने कहा, तुम कौन हो? यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट बात चल रही है, तुम बाद में आना। अभय ने उसे इग्नोर किया और मनोज के बगल में बैठते हुए बोला, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि डिवोर्स ले लो। दुनिया में ऐसी शेमलेस औरतों की कमी नहीं है, इनसे जितना जल्दी पीछा छुड़ा लो उतना ही अच्छा है। अनीता गुस्से में बोली, क्या कहा तुमने? क्यों तुम्हें समझ नहीं आया मैंने क्या कहा? मैं कोई चाइनीज तो नहीं बोल रहा था, या फिर तुम्हारे जैसी गंवार औरत को हिंदी भी समझ नहीं आती? अभय ने आगे हंसते हुए कहा, चलो कोई बात नहीं, अच्छे से समझाता हूँ। तुम एक घटिया और गंवार औरत हो। बेचारा मनोज दिन रात मेहनत करके राजू और अवनी की केयर कर रहा था, लेकिन उसके बुरे वक्त में तुम छोड़कर किसी और के साथ भाग गई, और अब जब मनोज के पास अच्छी जॉब है तो बेशर्मों की तरह अपने लवर के साथ यहाँ भीख मांगने चली आए। ये सुनकर वो टैटू वाला आदमी गुस्से में उठ खड़ा हुआ, बहुत जबान चल रही है क्या तेरी? यहाँ मार खाने आया है शायद? तब लॉयर ने समझाते हुए कहा, तुम लोग शांत हो जाओ, इस तरह झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा। एंड मिस्टर, आपने जो भी कहा उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि शादी के बाद मिस्टर मनोज ने जो भी कमाया है उसमें बीवी का भी अधिकार होता है, और आप हस्बैंड वाइफ के मामले में बोलने वाले कोई नहीं होते, इसलिए ये अच्छा होगा कि आप यहाँ से चले जाए। अभय ने कहा, अच्छा मैं कौन हूँ ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो ये क्लियर करो। लॉयर ने 2 डॉक्यूमेंट टेबल पर रखते हुए कहा, ये डिवोर्स अग्रीमेंट है, इस पर तभी साइन होगा जब मिस्टर मनोज प्रॉपर्टी डिवीजन अग्रीमेंट पर साइन करेंगे। अभय ने पेपर्स उठाते हुए पूछा, एक लॉयर होकर भी तुम्हें सही गलत का फर्क नहीं पता? लॉयर कंधे उचकाते हुए बोला, मेरे लिए पैसा ही लॉ है। ये सुनकर अभय ने मुस्कुराते हुए बड़े आराम से प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन वाला डॉक्यूमेंट फाड़ दिया। ये देखकर टैटू वाला आदमी घुराते हुए बोला, ये तूने क्या किया? मैं तुझे जान से मार डालूंगा। तभी अनीता ने उसका हाथ पकड़ लिया और अभय से पूछा, तुम बीच में क्यों पड़ रहे हो? ये मनोज और मेरा पर्सनल मैटर है। लेकिन अभय ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम पूछ रहे थे ना मैं कौन हूँ, मैं मनोज का बॉस हूँ। ये सुनकर अनीता और टैटू वाला आदमी हैरान थे। वो जानती थी कि मनोज एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था, और बड़ी कंपनी का बॉस मतलब अरबों रुपए का मालिक। अभय अनीता की तरफ देखकर गंभीरता से बोला, मेरी बात कान खोलकर सुन लो, तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। ये सुनकर टैटू वाला आदमी बोला, तुम रहीश हो तो क्या हुआ? मैं बलबीर का आदमी हूँ, तुम मुझसे पंगा लोगे तो तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अभय ने हल्के से मुस्कुरा कर कहा, आज तक का रिकॉर्ड है, मुझसे जो टकराता है भारी कीमत तो उसे चुकानी पड़ती है, और रही बात तुम्हारे कनेक्शन की तो फिर मुझे बलवीर से बात करनी पड़ेगी। फिर वो लॉयर की तरफ मुड़कर कहा, इफ़ यू वांट टू सू मनोज, गो अहेड, जो होगा मेरी कंपनी का लीगल डिपार्टमेंट संभाल लेगा। नाउ यू गाइस शुड गेट आउट। टैटू वाले आदमी को अब तक समझ आ गया था कि अभय बलबीर को जानता था, इसलिए उसने घबराते हुए पूछा, तुम बलवीर भाई को जानते हो? तभी पीछे खड़े एक गुंडे ने अभय को ध्यान से देखा। अभय को देखते ही उसके चेहरे के रंग उड़ गए, क्योंकि अभय ने जब हॉस्पिटल में बलवीर से फाइट की थी तब वो भी वहां मौजूद था। अभय की फाइटिंग स्किल्स से उसका पूरा गैंग डरता था। जुबीन भाई, मैं इसे जानता हूँ। बल्लू भाई ने कहा था कि उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, वरना वो उसकी बहुत पिटाई करेंगे जो इन्हें परेशान करेगा। ये सुनकर जुबिन बहुत घबरा गया। उसने तुरंत अभय से माफ़ी मांगते हुए कहा, भाई आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप बल्लू भाई के खास आदमी हो, मुझे कोई पैसा वैसा नहीं चाहिए। आज के बाद हम मनोज भाई को परेशान नहीं करेंगे, यहाँ कभी नहीं आएंगे। प्लीज़ इस बारे में बल्लू भाई को कुछ मत बताना। अनीता ने चिढ़ते हुए पूछा, जुबीन ये तुम क्या कह रहे हो? ये लाखों का मामला है, तुम इतने पैसे कैसे छोड़ सकते हो? जुबीन ने तुरंत अनीता के गाल पर एक तमाचा मारते हुए कहा, पागल औरत, मुझे जान से मारना चाहती है क्या?
उसने फिर अभय से रिक्वेस्ट की, भाई ये अनिता और मैं तो बस डेट कर रहे थे, मैं इससे प्यार व्यार नहीं करता, आप कहो तो मैं इसे अभी छोड़ दूंगा, लेकिन आप बस बल्लू भाई से कंप्लेन मत करना। ये सुनकर अनिता हैरानी से जुबिन को देखने लगी। उस वक्त मनोज की गरीबी देखकर वो जुबीन के साथ भाग गई थी। अभय जुबीन और अनीता को देखकर बोला, तुम्हें साथ रहना है या नहीं, इट्स नन ऑफ माई बिजनेस, लेकिन तुम लोगों ने मनोज को काफी परेशान किया है, अब पैसे मनोज नहीं तुम दोगे। जुबीन ने ना में सर हिलाते हुए घबरा कर कहा, भाई मेरे पास पैसा होता तो मैं यहाँ क्यों आता, और मुझे अंदाजा होता कि मनोज आपको जानता है और आप बलबीर भाई को जानते हो, तो चाहे लाखों करोड़ों की बात हो, मैं यहाँ कभी नहीं आता। मनोज ने तुरंत अभय को समझाया, अभय इन्हें जाने दो, अनिता का चेहरा देखकर ही मुझे घिन आती है, मैं नहीं चाहता मेरा बेटा और मेरी बेटी इसका चेहरा भी देखे। तब अनीता दांत पीसते हुए गुस्से में बोली, तुम्हारी जॉब लगने के बाद मैं तो वापस आना चाहती थी, लेकिन तुमने ही मुझे भगा दिया, मेरे पास जुबीन के साथ यहाँ आने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, इसमें तुम्हारी गलती है, पहले तो तुम गरीब थे, तुम्हारे पास पैसे नहीं होते तो मैं यहाँ क्यों आती। ये सुनकर तो अभय दंग रह गया, मनोज ने पैसे कमा लिए तो इसमें भी मनोज की गलती थी, ये कैसा लॉजिक था। मनोज ने राजू को गले से लगा कर कहा, अनीता तुम डिवोर्स अग्रीमेंट साइन करो और जाओ यहाँ से, और तुम्हें जिसके साथ रहना है रहो। ये कहकर उसने अभय के हाथ से डिवोर्स अग्रीमेंट लिया और साइन कर दिया। अनीता ने जिद करते हुआ कहा, जब तक तुम मुझे पैसे नहीं दोगे मैं साइन नहीं करूंगी। तब जुबीन अनीता के गाल पर थप्पड़ मारते हुए बोला, अभी भी जिद कर रही है। अनीता ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, मैं साइन नहीं करूंगी। उसे अभी भी मनोज की प्रॉपर्टी चाहिए थी। अभय ने कहा, तुम्हें साइन नहीं करना, मत करो, ये फैसला अब कोर्ट में होगा, लोगों को भी तो पता चले कि दुनिया में तुम्हारे जैसे शेमलेस लोग भी है। अब यहाँ से अपने पैरों में जाओगे या अर्थी में जाना पसंद करोगे। ये सुनते ही जुबीन के साथ आए सारे गुंडे घबरा कर घर से बाहर निकल गए। तब जुबीन भी अनीता का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगा। तभी अभय मनोज से बोला, मनोज, जिस विला में हम रहते थे मैं वहां का मालिक तुम्हें बनाना चाहता हूं, फिर तुम वहां रहो या उसे बेच दो, ये तुम्हारे हाथ में है, और मैं कंपनी के कुछ शेयर्स तुम्हारे और राजू के नाम ट्रांसफर करने वाला हूं। ये सुनकर अनीता के कदम वहीं ठहर गए। तब जुबीन जबरदस्ती उसे खींच कर ले गया। अनीता को अब बहुत रिग्रेट हो रहा था, क्योंकि मनोज गरीब था और अनीता गरीबी में नहीं जीना चाहती थी और ना ही बीमार बच्चों की सेवा करना चाहती थी, इसलिए वो अपने पति और बच्चों को छोड़कर भाग गई थी। लेकिन अब उसका गरीब पति रिच बन गया था और वो जिसके साथ भागी थी एक गुंडा जो उसे मारता पीटता और गाली देता था। दोनों के कंपैरिजन में मनोज हर मामले में बेहतर था, लेकिन अब पछताने का भी कोई फायदा नहीं था। उनके जाते ही मनोज ने राहत की सांस ली और अभय की तरफ देखकर कहा, थैंक यू अभय, अगर तुम नहीं आते तो पता नहीं मैं क्या करता। अभय हल्के से मुस्कुराया और बोला, चलो आप टाइम वेस्ट मत करो और जल्दी जल्दी पैकिंग शुरू करो। मनोज ने हैरानी से अभय की तरफ देखकर पूछा, पैकिंग क्यों? तुमने तो ये सब अनीता को जानबूझकर गुस्सा दिलाने के लिए कहा था ना? हाँ, मैं उसे जानबूझकर गुस्सा दिला रहा था, लेकिन मैंने जो कहा वही मेरा प्लान था। एक्चुअली मैं बार बार यहाँ वापस नहीं आ सकता और मैं नहीं चाहता कि तुम राजू को छोड़कर ऑफिस में जाकर काम करो। कंपनी के शेयर मिलने के बाद हर साल तुम्हारे अकाउंट में पैसे आते रहेंगे, लेकिन मनोज, इन पैसों का इस्तेमाल ढंग से करना और हाँ, अपने लिए एक अच्छी लड़की ढूंढना जो राजू और अवनी की माँ भी बन सके। ये सुनकर मनोज दंग रह गया था। अभय ने आगे कहा, वैसे तुम चाहो तो ये सारी चीज ओबरॉय से सीख सकते हो, वो तुम्हें मनी मैनेजमेंट अच्छी तरह समझा देंगे। मनोज तुरंत ना में सर हिलाते हुए बोला, नहीं अभय, मैं इतना बड़ा एहसान नहीं ले सकता। अभय ने गंभीरता से समझाते हुए कहा, मनोज, तुम जानते हो कि मैं एक ऑर्डिनरी आदमी नहीं हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ तो नहीं समझा सकता, लेकिन मेरे बहुत से दोस्त नहीं है और यह कंपनी भी मेरे लिए मैटर नहीं करते।
मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरे दोस्त आराम से अपनी जिंदगी जिए, वैसे भी अब न जाने कब मुलाकात होगी। ये सुनकर मनोज ने कंसन से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो अभय? अभी तो मैं मसूरी में हूँ और अगर तुम मुझे कांटेक्ट करना चाहो तो व्हाट्सएप कर सकते हो। मनोज के लिए तो यह एक रात में रिच होने वाली अपॉर्च्युनिटी थी, लेकिन वह एक बहुत ऑनेस्ट आदमी था, और यही वजह थी कि अभय मनोज को नाइट वॉच में ज्वाइन नहीं करवाना चाहता था। मनोज का एक बेटा और एक बेटी भी थी। नाइट वॉच में काम करना रिस्की हो सकता था, लेकिन वह ये भी चाहता था कि मनोज बड़े आराम से अपनी लाइफ जिए। मनोज के बार बार मना करने पर भी अभय नहीं माना और कहा, मेरी दोस्ती रख ले यार, अब बातें बनाना बंद कर, जल्दी से जा और सामान पैक करके आ, फिर हमें ट्रांसफ़र एग्रीमेंट भी तो साइन करना है। शाम तक सब कुछ निपटा कर अभय ने मनोज के साथ डिनर किया और फिर उसे अलविदा कहकर एयरपोर्ट के लिए निकल गया। उसे आज रात ही वापस मसूरी लौटना था। एयरपोर्ट पहुंचते ही उसे सानिया का कॉल आया। हेलो, हाँ सानिया बोलो। सानिया ने मुंह बनाते हुए पूछा, अभय तुम कहाँ बिजी हो? अभय ने कहा, मैं अभी मसूरी के लिए निकल रहा हूँ, एयरपोर्ट पर हूँ। ये सुनकर सानिया उदास होती हुई बोली, तुम भूल जाते हो ना कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड और फियांसी हूँ। इस बात से अभय के चेहरे पर स्माइल आ गई। भूलना भी चाहूँ ना तो तुम भूलने नहीं दोगी। अच्छा, मैं तुम्हें फ़ोन बाद में लगाता हूँ, मुझे जाना होगा। टेक केयर सानिया। तभी सानिया बोली, यू टू अभय एंड आई एम सॉरी। अभय चौंक कर बोला, सॉरी किस लिए सानिया? वो मैंने तुम पर शक किया, पर अब मुझे समझ आ गया है कि वो केवल एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तुम किस बारे में बात कर रही हो? मैं कुछ समझा नहीं। सानिया की बात सुनकर अभय कंफ्यूज हो गया था। सानिया मुस्कुराते हुए बोली, वो सब छोड़ो, बस ये समझ लो कि मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी अभय, अपना ध्यान रखना। कॉल एंड हो चुका था, लेकिन अभय ब्लश कर रहा था। रात के 10 बजे बज रहे थे। मसूरी के एक बड़े से बंगले के कमरे में एक बूढ़ा आदमी कंफर्टेबल रॉकिंग चेयर पर बैठकर मेडिकल बुक पढ़ रहा था। तभी एक सर्वेंट ने दरवाजे पर आकर नॉक किया और पूछा, मिस्टर नेमा, डॉक्टर वर्धन को होश हो गया है, आप उन्हें देखना चाहेंगे? मिस्टर हरिदास नेमा मसूरी के बहुत बड़े मेडिकल एक्सपर्ट थे। अरविंद के होश में आने की खबर सुनते ही उन्होंने अपनी बुक साइड में रखी और चेयर से उठ खड़े हुए। सर्वेंट के पीछे पीछे वो एक कमरे में आए जहां अरविंद लेटा हुआ था। उसके शरीर में जगह जगह बैंडेजेस थे। उसकी आंखों में नफरत की आग दहक रही थी। अभय और जोरा ने उसे इतना बुरी तरह से पीटा था कि वो 3 दिन तक बेहोश पड़ा था। मिस्टर नेमा को देखते ही वो बोल पड़ा, सर आपको मेरा बदला लेना होगा। मिस्टर नेमा उसे डांटते हुए बोले, मैंने तुम्हें कितनी बार रोका था कि उस अंडरग्राउंड कसीनो में मत जाओ, वहां सब गुंडे बदमाश रहते हैं, लेकिन तुम हो कि सुनते नहीं। लेकिन फिर भी तुम मेरे स्टूडेंट हो, तुम्हारा बदला नहीं लिया तो शहर में मेरा नाम खराब होगा। बताओ, किसने मारा तुम्हें? अरविंद ने तुरंत कहा, उसका नाम अभय है। वो मिस्टर सिंघानिया को अच्छी तरह जानता है और मुझे तो ये भी लगता है कि वो नाइट वॉचमैन है। ये सुनते ही मिस्टर नेमा के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। मैं अभी सिंघानिया के घर जा रहा हूँ। मसूरी पहुंचने के बाद अभय टैक्सी लेकर घर पहुंचा। उसने देखा कि तीनों लड़कियां सोफे पर बैठे बातें कर रही है। उन्हें सही सलामत देखकर अभय ने राहत की सांस ली। अभय को देखते ही मिहिका उठ खड़ी हुई और अभय के पास आकर बोली, ऑपरेटिंग रूम चलो। अभय ने कहा, आई एम फाइन मिहिका, जब मैंने चलने कहा तो चलो। मिहिका हमेशा से ऐसी थी, जब कोई मिशन के लिए जाता तो उसके लौटने के बाद फुल बॉडी चेकअप जरूर करती। अभय चुपचाप ऑपरेटिंग रूम आ गया। मिहिका ने उसका फुल बॉडी चेकअप किया और दोनों जैसे ही ऑपरेटिंग रूम के बाहर आए, अभय ने सबकी तरफ देखकर कहा, मैंने कुछ पता लगाया है। सब लोग उसकी तरफ क्यूरियस होकर देखने लगे। अभय ने आगे कहा, हम लोग सोच रहे थे ना कि ये सारे गैंगस्टर वेल्थी फैमिलीज को अटैक क्यों कर रहे हैं। मैंने पता लगा लिया है, ये सब उन पावर स्टोन्स की वजह से हो रहा है। जोरा ने कंफ्यूजन में पूछा, पावर स्टोन्स? अभय एक गहरी सांस लेकर बोला, हाँ, विशाल राठौर के पास एक पावर स्टोन है।
इस बार कुमार वापस आया और रिंगा ने सानिया को किडनैप करने का प्लान किया। जब मैं उसे बचाने गया तो वो पावर स्टोन मेरे हाथ आ गया, और मेरे हाथ में आते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी बॉडी में कोई पावर अब्जॉर्ब हो रही हो, और 3 दिनों में मैंने फील भी किया कि मैं पहले से ज़्यादा पावरफुल हो गया हूँ। जोरा, मिहिका और खुशी ये बात सुनकर बहुत शॉक्ड थे। मिहिका कुछ सोचते हुए बोली, मुझे ये बात नाइट वॉचमैन से बताना होगा। अभय ने मना नहीं किया और गंभीरता से कहा, बाय द वे, मुझे एक बात और बताना है। हमें उन लोगों के बारे में कुछ नहीं पता था ना, लेकिन उस दिन कुमार के जरिए एक बात पता चली। शायद उस आदमी को शिमला भेजा जाएगा, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। जोरा और मिहिका ये सुनकर थोड़ा परेशान हो गए। वो दोनों पहले शिमला जा चुके हैं। दिखने में खूबसूरत शिमला अंडरवर्ल्ड के लोगों के लिए भी पैराडाइस है। वहाँ अंडरवर्ल्ड के लोगों की एक जगह है जहाँ जाना तो आसान है, लेकिन निकलना नामुमकिन। पिछली बार जब वो अभय के साथ वहाँ मिशन के लिए गए थे, तब बड़ी मुश्किल से बचकर बाहर आए थे। वो ऐसी जगह थी जहाँ नाइट वॉचर्स इंटरफियर नहीं कर सकते थे। अभय ने ये बात कॉल पर नहीं बताई थी, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी। उसने पूछा, वैसे यहाँ क्या चल रहा है? मिहिका बोली, यहाँ अभी तो सब नॉर्मल है, लेकिन मुझे लगता है कि लीजन कमांडर और बाकी लोगों को भी पावर स्टोन के बारे में पता होगा, इसलिए उन्होंने पलक को प्रोटेक्ट करने को कहा है। अभय कुछ सोचते हुए बोला, यस इट्स पॉसिबल, पर हमें कंफर्म करना पड़ेगा। कर लेंगे, पर तुम अभी रेस्ट करो अभय, कल पलक से मिलना। मिहिका ने ये कहा और अचानक ही उसके मन में एक सवाल आया, वैसे तुमने कहा कि तुम एक्सपोज्ड हो चुके हो, इसका क्या मतलब है? अभय हाँ में सर हिलाकर बोला, कुमार लोहवाला ने मेरा अपीयरेंस देख लिया है, लेकिन वो फोटोज नहीं ले पाया। अगर वो नहीं हुआ तो किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं कैसा दिखता हूँ। मिहिका ने कहा, दैट्स गुड, अभी तुम जोरा के साथ पलक को प्रोटेक्ट कर सकते हो, गो हैव अ गुड रेस्ट। अभय वहां से कमरे में चला गया और थकान से उसे नींद आ गई। इधर मिस्टर सिंघानिया अपने घर में हिमांशी के साथ बैठकर टीवी देख रहे थे। उनके घर के बाहर सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम था। मिस्टर सिंघानिया के और भी पोते पोतियां थी, लेकिन उन्हें जतिन और हिमांशी से खास लगाव था, खासकर हिमांशी, जो हमेशा उनका बहुत ख्याल रखती थी। तभी बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, सिंघानिया बाहर आओ। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड दौड़ता हुआ अंदर आया और कहा, सर, मिस्टर हरिदास नेमा आए हैं। ये सुनकर मिस्टर सिंघानिया ने गुस्से में पूछा, इतनी रात में ये बुढ़ा यहाँ क्यों आया है? खैर बुलाओ उसे अंदर। थोड़ी देर में अंदर आते ही हरिदास नेमा ने चिल्लाते हुए कहा, सिंघानिया, अब तू मेरे लोगों पर हमला करवाने लगा है? मिस्टर सिंघानिया घूरते हुए बोले, तू कहना क्या चाहता है नेमा? हरिदास नेमा ने गुस्सा कंट्रोल करते हुए पूछा, तुम अभय कपूर को जानते हो? 3 दिन पहले वो और अरविंद अंडरग्राउंड कसीनो गए थे और उसने अरविंद की इतनी पिटाई की है कि वो 3 दिन तक बेहोश था। मिस्टर सिंघानिया ये सुनकर बहुत खुश थे, पर अपने रियल इमोशंस छिपाते हुए बोले, अच्छा, लेकिन मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। हरिदास ने तंज कसते हुए कहा, ज्यादा नाटक मत करो, उस अभय से कहो कि अरविंद से माफी मांगे और उसका सामान लौटा दे। तब मिस्टर सिंघानिया गुस्से में बोले, तुम्हें शायद तुम्हारे फेवरेट स्टूडेंट ने ये नहीं बताया कि वो मुझे मारने की साजिश कर रहा था। क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, और अगर अरविंद की पिटाई भी हुई है तो तुम कौन हो यहाँ सिंघानिया हाउस आकर तमाशा करने वाले? ये बात अच्छे से समझ लो, अभय हिमांशी का होने वाला मंगेतर है। अगर तुमने उसे हाथ लगाने की गलती भी की तो सिंघानिया परिवार तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ये सुनकर हरिदास दंग रह गया। उसने सोचा नहीं था कि अभय सिंघानिया परिवार के लिए इतना खास होगा, लेकिन उसने फिर गुस्से में कहा, मुझे अरविंद का कैरेक्टर पता है, वो कभी गलत काम नहीं करेगा, और अगर उस लड़के के लिए तुम हमारी दोस्ती तोड़ना चाहते हो तो ठीक है, मैं भी देखता हूँ तुम उसे कैसे बचाते हो। ये कहकर वो गुस्से में सिंघानिया हाउस से बाहर आ गए। अभय को इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि उसकी वजह से बाहर क्या हो रहा है। वो तो बड़े मजे से सो रहा था।
अगले दिन तैयार होकर वो कंपनी पहुंचा। उसने सेल्स मैनेजर के कैबिन की तरफ देखा, जहां अब कोई लेडी बैठी थी। अभय सीधे अपनी टीम के कैबिन की तरफ बढ़ा। उसके आते ही सभी लोग उसे क्यूरियसली देख रहे थे, क्योंकि 3 दिन पहले अभय ही वाघमारे कंपनी के साथ का कॉरपोरेशन लेकर आया था, जिसे अभय के जाने पर सुष्मिता ने हैंडल किया था। टीम के बहुत से लोग अभय और सुष्मिता से जेलस भी थे, क्योंकि सुष्मिता और अभय दोनों ही नए एम्प्लॉइज थे। अभय को देखकर विनोद ने पूछा, अभय तुम्हें काम के लिए और लोग लगेंगे? बाकी के टीम मेंबर्स अभय की तरफ देखने लगे, क्योंकि हर कोई अभय के साथ काम करना चाहता था। अभय ने ना में सर हिलाते हुए कहा, इट्स नॉट नेसेसरी। तभी सुष्मिता ने अभय की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, फाइनली यू आर हियर। 3 दिन से कहा थे मैंने तुम्हें डिनर के लिए पूछा, तुमने हाँ कहा और अचानक गायब हो गए, मैसेजेस के रिप्लाई भी नहीं किया। ये सुनकर अभय थोड़ा एम्बैरेस्ड फील कर रहा था। सॉरी आई वॉज बिजी, लेकिन आज हम डिनर पर चल सकते हैं और इस बार मेरी ट्रीट होगी। सुष्मिता मुस्कुराते हुए बोली, नो मैंने पहले बोला था, वैसे भी आपकी वजह से ही मैं इस कंपनी में हूँ। अभय ने मना नहीं किया और पूछा, हमें वाघमारे हाउस कब चलना है? सुष्मिता ने टेबल से डॉक्यूमेंट उठाते हुए कहा, हमें अभी जाना है। अभय और सुष्मिता दोनों कंपनी से बाहर आ गए। तभी सुष्मिता ने अपने पर्स से गाड़ी की चाबी निकाली तो अभय ने हैरानी से पूछा, तुमने कार ले ली? सुष्मिता ना में सर हिलाते हुए बोली, मिस्टर बजाज ने ये कार दी है क्योंकि वो नहीं चाहते कि वाघमारे फैमिली के सामने कंपनी की इमेज फीकी पड़े। अभय ने हाथ बढ़ाकर कहा, गिव मी द कीज, मैं ड्राइव करता हूँ। वाघमारे फैमिली और कंपनी के बीच एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लेकर डील होने वाली थी। वाघमारे फैमिली पहले से ई कॉमर्स इंडस्ट्री में इन्वॉल्व थी और इस बार पलक खुद इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थी। कार पार्क करने के बाद अभय और सुष्मिता एक लग्जूरियस स्टूडियो के सामने थे। दरवाजे के सामने कुछ हटे कट्टे बॉडीगार्ड खड़े थे, लेकिन वो लोग सुष्मिता को देखकर पहचान गए थे। उसमें से एक ने अभय की तरफ देखकर पूछा, ये कौन है? सुष्मिता ने तुरंत कहा, ये ही हमारे प्रोजेक्ट हेड है। ये सुनकर गार्ड ने अभय को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर उन्हें अंदर जाने दिया। स्टूडियो के अंदर काफी लोग थे, सब कंप्यूटर के सामने बैठे काम कर रहे थे। अभय ने ऑफिस के एंड में एक ग्लास केबिन में पलक को बैठे देखा। वो किसी से स्माइल करते हुए बात कर रही थी। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई पड़ी, अभय तुम यहाँ? अभय ने साइड में देखा तो अशोक सेठ बैठा हुआ था और वाघमारे फैमिली ने इसे ही पलक की सेफ्टी के लिए रखा था। अशोक सेठ अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और अभय के पास आकर बोला, लगता है मेरी वार्निंग का कोई फायदा नहीं हुआ, तुम अभी भी पलक के क्लोज आने की कोशिश कर रहे हो। अभय ने मुस्कुराते हुए कहा, यू मिसअंडरस्टूड, मैं तो यहाँ बिजनेस डील के लिए आया हूँ। अशोक ने तंज कसते हुए कहा, बिजनेस डील हो? पलक तुम्हारे साथ कोई बिजनेस डील नहीं करेगी। अभय ने तुरंत पूछा, ये डिसीजन आप नहीं ले सकते। अशोक ने गंभीरता से कहा, मैं ले सकता हूँ और भी क्या क्या कर सकता हूँ, ये बताओ। तभी पलक अपने केबिन से भागते हुए बाहर आई और एक्साइटेड होकर कहा, अभय। अभय के सामने आकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, अभी मेरी वंशिका से तुम्हारे बारे में ही बात हो रही थी। ये कहते हुए उसने सुष्मिता की तरफ देखा तो सुष्मिता ने तुरंत कहा, अभय कपूर ही हमारी कंपनी की तरफ से इस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हैं। पलक तुरंत बोली, ओह ग्रेट, चलो फिर अंदर चलकर बात करते हैं। अभय ने एक नज़र अशोक की तरफ देखा और पलक के पीछे पीछे केबिन की तरफ बढ़ा। अशोक भी मुंह बनाते हुए अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया। पलक ने बीच में रुककर कहा, डायरेक्टर हीना यहाँ आइए, सुष्मिता से डील को लेकर जो भी बात है आप डिस्कस कर लीजिए। ये सुनकर एक खूबसूरत लड़की ने सुष्मिता को अपने साथ चलने का इशारा किया। सुष्मिता ने देखा कि पलक अभय को अपने केबिन में ले गई। केबिन के अंदर आते ही अभय ने मजाकिया अंदाज में कहा, तो अब कोई बॉस बन गया है। पलक सैडली स्माइल करते हुए बोली, एक्चुअली मैंने यहाँ की यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र ले लिया है और अभी कॉलेज की छुट्टियाँ थी तो मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया।
वैसे भी मैंने पहले ही एक क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट करने का सोचा था और इसलिए मेरे घरवालों ने मेरे लिए ये स्टूडियो ओपन कर दिया। पलक ने फिर कुछ सोचते हुए कहा, वैसे अभय तुम यहाँ क्यों आए? कहीं तुम्हें नाइट वॉच ने मुझे प्रोटेक्ट करने तो नहीं भेजा? अभय ने जवाब में बस हाँ में सर हिला दिया। तब पलक ने एक्साइटेड होकर कहा, मेरे फैमिली ने मुझे बताया था कि नाइट वॉच से कोई मुझे प्रोटेक्ट करने आने वाला है और वो मेरे स्टूडियो के साथ कोलैबोरेट करेगा ताकि उसकी आइडेंटिटी रिवील ना हो, लेकिन वो है कौन किसी को नहीं पता था। मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि वो तुम ही होगे। वही बाहर से अशोक की नज़र पलक और अभय पर ही थी। पलक को एक्साइटेड देखकर अशोक की भौहें तन गई थी। उसने तुरंत अपना फ़ोन निकालकर एक कॉल किया। फ़ोन कनेक्ट होते ही दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हाँ बोलो। मिस्टर वाघमारे, जब पलक मुंबई में थी तो वो एक अभय कपूर नाम के लड़के से मिली थी। मैंने उस लड़के को वार्न भी किया था कि वो पलक से दूर रहे, लेकिन वो लड़का तो यहाँ मसूरी तक आ गया है और ज़ीब्रा ग्रुप की तरफ से बिजनेस डील करने स्टूडियो भी पहुँच गया है। मिस्टर वाघमारे ने कंसर्न से पूछा, ज़ेब्रा ग्रुप, वो लड़का है कौन? अशोक ने कहा, मैंने उसके बारे में पता किया था। वो कपूर फैमिली से था लेकिन 9 साल के लिए जेल चला गया था। बाद में धीरज राजपूत ने उसे रिहा करवाया और उसका इस्तेमाल करके धीरज राजपूत ने कपूर इंडस्ट्री को बहुत डैमेज किया है। क्यों ना हम ज़ेब्रा के साथ डील एंड कर दे, क्योंकि मुझे लगता है पलक इस लड़के को पसंद करती है। मिस्टर वाघमारे गंभीरता से बोले, हम ऐसा नहीं कर सकते। ज़ेब्रा कंपनी नाइट वॉच के साथ काम करती है और नाइट वॉच ने किसी को पलक की सेफ्टी के लिए भेजा है। हो सकता है ये वही नाइट वॉच हो। अशोक ने कहा, इम्पॉसिबल, वो तो बहुत मामूली लड़का है। मेरे ख्याल से उसे मार्शल आर्ट्स का नॉलेज भी नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि वो नाइट वॉच है। ये सुनकर मिस्टर वाघमारे सोच में पड़ गए और उन्होंने कहा, जो भी, हम ये डील नहीं रोक सकते। ज़ीब्रा कंपनी उनके साथ क्लोजली लिंक्ड है और अगर तुम्हें उसे दूर ही रखना है तो उसकी अच्छी से पिटाई करके उसे पलक से दूर रहने के लिए कहो। अशोक ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके। कॉल रखने के बाद उसने एक और नंबर डायल किया और कहा, लक्की, तुम अपने कुछ साथियों के साथ नए स्टूडियो आ जाओ, मैं तुम्हें डिटेल्स भेज रहा हूँ। लक्की ने कहा, ओके अशोक सर। इधर इस सबसे अनजान पलक और अभय बातें कर रहे थे। पलक ने क्यूरियसली पूछा, अभय, क्या मैं भी नाइट वॉच ज्वाइन कर सकती हूँ? अभय हाँ में सर हिलाते हुए बोला, हाँ, तुम्हारी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग तुम स्मॉल मिशन वाली टीम ज्वाइन कर पाओगी, लेकिन रियल नाइट वॉच और तुम्हारी सोच से बहुत डिफरेंट है। तुम्हें क्यों लाइफ एंड डेथ के बीच खेलना है? पलक ने कहा, लेकिन मैं भी पावरफुल बनना चाहती हूँ। पलक नाइट वॉच के बारे में और भी कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन अशोक उसे अपने साथ लंच के लिए ले गया। अब तक सुष्मिता भी वापस आ गई थी। अभय ने उससे पूछा, मेरी फ्रेंड तो बिजी हैं इसलिए हमें ही जाना होगा। बोलो, लंच के लिए कहाँ चले? सुष्मिता ने मुंह लटकाते हुए कहा, पास ही एक अच्छा रेस्टोरेंट है। वैसे आपने कहा था कि आपकी फ्रेंड आएगी, इसलिए मैंने अपने 2 फ्रेंड्स को बुला लिया। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अभय ने ना में सर हिलाया और गाड़ी में बैठने का इशारा किया। कार में बैठने के बाद सुष्मिता ने अभय से पूछा, तुम मिस पलक वाघमारे को पहले से जानते हो? अभय ने ड्राइविंग पर ध्यान देते हुए कहा, हाँ, पलक मुझे मुंबई में मिली थी, तब से मेरी फ्रेंड हैं। ये सुनकर सुष्मिता चुप हो गई और कुछ सोचने लगी। थोड़ी देर में दोनों एक रेस्टोरेंट के सामने थे। वहां पहले से ही 2 लोग खड़े थे, एक हैंडसम लड़का और उसके साथ एक सिंपल सी दिखने वाली लड़की। अभय और सुष्मिता को गाड़ी से उतरते देख वो लड़की तेजी से उनके पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, तो तुम ही अभय कपूर हो ना? सुष्मिता तुम्हारे बारे में बहुत बातें करती है। सुष्मिता ने ब्लश करते हुए कहा, हे गरिमा, क्या बोल रही है? अभय, मीट माय फ्रेंड्स, ये है गरिमा और ये चातक। मैं बस इन्हें उस दिन की बात बता रही थी और कुछ नहीं। अभय ने दोनों से हाथ मिलाया। सुष्मिता ने कहा, चलो अब अंदर चले। चारों अंदर जाकर एक खाली टेबल